हेलो स्टूडेंट, मोहम्मद साकिब आसमी, योर बायोलॉजी टीचर। तो स्टूडेंट फाइनली क्लास 10th एंड 12th के जो एग्ज़ाम है, बोर्ड के एग्ज़ाम है, वो कंप्लीट हो चुके हैं। और जो क्लास 9 के स्टूडेंट है वो 10th में, और क्लास 11th के स्टूडेंट 12th में आ गए। तो अब मैं लेक्चर्स जो बनाना शुरू करूँगा तो वो क्लास 10th और 12th को ध्यान में रख के बनाऊँगा, और साथ ही साथ 9th एंड 11th के भी लेक्चर्स आपके चैनल में अपलोड किए जाएंगे। तो स्टूडेंट हम बात करते हैं कुछ एक आज जिस चैप्टर को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो चैप्टर इससे पहले सिलेबस में हुआ करता था, बट पेंडेमिक की वजह से, क्योंकि पढ़ाई उतनी हो नहीं पाई, जिसकी वजह से इस चैप्टर को वहाँ से निकाल दिया गया सिलेबस से। बट क्योंकि हालात पहले से काफ़ी बेहतर हो गए हैं तो एक बार फिर से इस सिलेबस को इसमें ऐड कर दिया गया है। तो आज का जो लेक्चर मैं बनाने जा रहा हूँ वो एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा, और चैप्टर का नाम होगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। थोड़ा बिजी शेड्यूल होने की वजह से और फ़ोन में कुछ टेक्निकल इश्यूज होने की वजह से लगभग 1 महीने तक कोई लेक्चर आया नहीं। बट जिस चैप्टर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं और जिस चैप्टर को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज, इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ें, क्योंकि जो नेक्स्ट सेशन होगा वो बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और उनके लिए ये चैप्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और साथ ही साथ बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स बच्चे देने वाले हैं। तो उसमें ये वाला चैप्टर ऑलरेडी ऐड है, भले से आपका उसमें था या नहीं था, बट आपका ये भी चैप्टर आने वाला है। तो आप इस चैप्टर को भी अच्छे से पढ़ लीजिए, और कोई कंफ्यूजन होगी तो फिर कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख के बताइएगा। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे उसका एक इंट्रोडक्शन इस लेक्चर में देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट क्योंकि आपने पिछले वाला जो चैप्टर पढ़ा होगा, अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट चैप्टर या चैप्टर नंबर 6 अगर आपने पढ़ा होगा, उस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा लाइफ प्रोसेस के बारे में। और हम उन सारी एक्टिविटीज़ के बारे में हमने पढ़ा हुआ है जो हमारी लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के बारे में, उन बॉडी मूवमेंट के बारे में, उन फंक्शंस के बारे में हमने पढ़ा जिनके बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। तो जब हम उस चैप्टर को पढ़ते हैं तो एक चीज़ हमारे दिमाग में आती है कि हम लिविंग है, वी आर लिविंग, एंड व्हाट थिंग्स इंडिकेट अस दैट वी आर लिविंग, वो है कि हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट होता रहता है। मैं अगर ह्यूमन के एस्पेक्ट में बात करूं तो हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट या लोकोमोशन होता रहता है। आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं, इससे पता चलता है कि हम लिविंग है। अच्छा, तो जब हम लिविंग है तो फिर और प्लांट्स के केस में अगर आप देखें तो प्लांट्स तो एक्चुअली वो इस तरीके का हमारी तरह से मूवमेंट तो कर नहीं सकते हैं, या फिर हमारी तरह से लोकोमोशन करते नहीं है, तो उनके अंदर भी ग्रोथ देखने को मिलता है। और जो सिर्फ उनके अंदर ग्रोथ है, और हमारे अंदर ग्रोथ के साथ साथ लोकोमोशन और मूवमेंट, इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिलता है, लोकोमोशन वाला। तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि आखिर ये मूवमेंट है क्या, इस मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स कौन क्या होते हैं, इन मूवमेंट को कंट्रोल कैसे किया जाता है, क्योंकि ये जो मूवमेंट्स होते हैं वो हाईली रेगुलेटेड एंड कंट्रोल प्रोसेस है, इनका रेगुलेशन एंड कंट्रोल कैसे होता है। तो इन सारी चीज़ों को हम इस चैप्टर में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो भी हम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उनको हम मूवमेंट बोलते हैं, और या फिर वो एक टाइप के मूवमेंट है। और मूवमेंट आप क्या कह सकते हो कि मूवमेंट की अलग अलग डेफिनेशन हो सकती है। फॉर एग्जांपल, जैसे मूवमेंट क्या है, मूवमेंट एक रिस्पॉन्स है जो हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में होने वाले चेंज के अगेंस्ट परफॉर्म किया जाता है। तो क्या होता है मूवमेंट? मूवमेंट इज ए रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन इन्वायरमेंट। It is a response to change a change in environment। अगर environment में कोई change होता है, environment में जैसे ठंडी लगने लगी, अगर बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम हो गया, तो हमारी बॉडी क्या रिस्पॉन्स करती है? ट्रिम्बलिंग करना स्टार्ट कर देती है। हम जो होते हैं कांपना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ने लगी। तो एक टाइप का रिस्पॉन्स होता है, हमारा जो कांपना है वो एक टाइप का रिस्पॉन्स है। वो रीज़न क्या है? क्योंकि जो इन्वायरमेंट है उसमें एक कुछ चेंजेस आए, और उसकी वजह से हमने रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया, हमारी बॉडी ने रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर दिया। और साथ ही साथ अगर हम दूसरे डिफिनेशन के बारे में बात करें तो मूवमेंट हम इन्वायरमेंट में चेंज ला के, हमें अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज ला के उससे एडवांटेज उठाते जो हैं, उसका जो एडवांटेज उठाते हैं उस टाइप के मोमेंट को भी
हम उस टाइप के रिस्पॉन्स को भी हम मूवमेंट बोलते हैं। एक ऐसा रिस्पॉन्स जिससे हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज ला के हम उसका फॉर एडवांटेज पर्पस, तो उसका कोई फ़ायदा हम उठा रहे होते हैं, उसको भी हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट बोलते हैं। तो मूवमेंट अलग अलग हो सकता है, साथ ही साथ मूवमेंट आपको प्रोटेक्ट भी कर रहा होता है, क्योंकि बहुत सारे कंडीशंस ऐसी आती हैं, जैसे कि आपने कभी अचानक किसी हार्ड ऑब्जेक्ट पे हाथ रख दिया और तुरंत आपने हाथ ना डाल दिया, तो एक टाइप का ये मूवमेंट हुआ जो रिफ्लेक्शन है। देयर इज अनदर टाइप ऑफ मूवमेंट। कभी आपने रास्ते चलते हुए आपके सामने अचानक कोई स्नेक आ गया, या फिर कोई दूसरा कोई इंसेक्ट आपने देख लिया, या आपके पास एक आई के पास हनी भी आ गई, तो आपने क्या किया, तुरंत आपने या तो आई क्लोज हो गई, या फिर आपने तुरंत रिफ्लेक्ट किया, हाथ ने उसको हटाने की कोशिश की। स्नेक देखा तो आप तुरंत वहां से दौड़ के भागते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, ये आपको प्रोटेक्ट करता है। आप उस स्नेक की डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, आप तुरंत उसके अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ना शुरू करेंगे। तो ये मूवमेंट जो होता है, ये जो मूवमेंट होता है वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। साथ ही साथ मैंने बताया कि हम उसका एडवांटेज भी उठाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे बहुत ज़्यादा जैसे हम कह लें कि कोई एक छोटा सा बच्चा है, वो क्या करता है, बाहर एक झूला बना लेता है, फिर उस पे जाके वो झूले पे स्विंग करता है, जिससे उसको वो एंजॉय कर रहा होता है। साथ ही साथ आपने देखा होगा जो एनिमल्स होते हैं वो कर्ड को चेव करते हैं, जो उनका फूड होता है माउथ में लाके, जो रुमिनेंट्स होते हैं वो कर्ड को माउथ में लाके चीव कर रहे होते हैं, ताकि फूड को अच्छे से वो क्या कर सके, जो टफ फूड होता है, जो इजीली डाइजेस्ट नहीं हो सकता, उनको वो डाइजेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और एक चीज़ और जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि वो कौन सी चीज़ है जिनके अगेंस्ट हम रिस्पॉन्स करते हैं। तो मैंने बताया कि ये फिजिकल फैक्टर या एक्सटर्नल फैक्टर भी हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हो सकते हैं, इंटरनल फैक्टर भी हो सकते हैं, एंड दीज फैक्टर आर नोन एज स्टिमुलस। तो स्टिमुलस क्या होते हैं? स्टिमुलस आर नथिंग बट दोज फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्पॉन्स आर नोन एज स्टिमुलस। तो वो सारे के सारे, चाहे वो एक्सटर्नल फैक्टर हो चाहे इंटरनल फैक्टर हो, जो किसी रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, हम उनको क्या बोल सकते हैं? स्टिमुलस बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा अचानक टेम्परेचर कम हुआ, तो वो जो ठंड है ना, वो एक टाइप का स्टिमुलस होता है। किसी ने आपको आवाज़ दी, आप तुरंत पीछे मुड़ के आपने देखना शुरू कर दिया, तो जो साउंड वहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, जो आवाज़ आपको दी गई, वो आवाज़ एक स्टिमुलस है। और उसके अलावा जैसे आपकी हनी भी आती है, आपके आँख के पास आपकी आइज़ जो है या वो अचानक से बंद हो जाती है, तो वो एक्चुअली आपकी आइज़ बंद हुई या फिर आपने हाथ से उसे हटाने की कोशिश की, आपने जो रिस्पॉन्स किया उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या था? वो हनी बी थी। तो हनी बी जो है वो आपका हो गया स्टिमुलस। तो ये आपके स्टिमुलस है। तो आई होप कि आपको स्टिमुलस समझ में आ गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि ये किस तरीके से जो जितने भी मूवमेंट होते हैं, जितने भी प्रोसेस होते हैं, वे वेल कंट्रोल एंड वेल रेगुलेटेड कैसे होते हैं। देखिए जब आप, जैसे हम क्रिकेट खेल रहे होते हैं, किसी ने क्या किया कि बॉल को हिट किया, बैट्समैन ने बॉल को हिट किया, बॉल काफ़ी ऊपर की तरफ चली गई। अब जो एक फील्डर होता है वो उस डायरेक्शन में दौड़ना शुरू करता है। जो बॉल, पहले आइज क्या करती है? बॉल को देखती है। सबसे पहली चीज़, आपने आपकी जो आइज है उसने बॉल को देखा। दूसरी चीज़, फिर जब आप उस बॉल को देख रहे होते हैं, तो फिर आपकी बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करते हैं। पहले तो आपकी आई, दूसरी उसके बाद आपकी बॉडी का मूवमेंट, आपके पैर साथ साथ में चलना शुरू कर देते हैं, बॉडी का झुकाव भी उस साइड में हो जाता है, हाथ का मूवमेंट भी स्टार्ट हो जाता है, और बाउंड्री के बॉल करीब है या फिर इस तरीके की कोई सिचुएशन आती है, फॉर एग्जांपल जैसे एक बॉल पे 4 रन चाहिए, 5 रन चाहिए, तो आपका हार्ट बीट जो होती है ना, वो भी फास्ट हो जाती है। देखो एक साथ कई फंक्शंस हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही काम हो रहा है। तो एक तो कंट्रोल है, वेरी वेल कंट्रोल, सारे के सारे ऑर्गन, आपके सारे के सारे बॉडी के पार्ट है, वो एक साथ एक तरीके से एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर रहे हैं, प्रॉपर यहाँ पे रेगुलेटेड मैनर में काम कर रहे हैं। जितना आपको दौड़ना है, जिस स्पीड से दौड़ना है उस स्पीड से आप दौड़ रहे हैं। स्लो दौड़ना है, नज़दीक बॉल गिरने वाली है तो आप आराम से आप जाएंगे, ज़्यादा दूर बॉल है तो आप फास्ट रन करेंगे। तो एक रेगुलेशन भी वहाँ पे है, साथ ही साथ एक कोऑर्डिनेशन भी है। बॉडी के सारे ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन उसमें इन्वॉल्व हो गए कि आप उस बॉल को कैच कर लो। और कंट्रोल ये है कि आप ऐसा नहीं कि बॉल उस डायरेक्शन में जा रही है, आप इस डायरेक्शन में आप दौड़ना शुरू करो, आप उसी डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। इसका मतलब आपकी बॉडी पे कंट्रोल है। किस चीज़ का कंट्रोल है? हम इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो भी जो भी मूवमेंट होता है, जो भी रिस्पॉन्सेज हम करते हैं, उन रिस्पॉन्स के लिए
कोई ना कोई उनको कंट्रोल कर रहा होता है। तो दो टाइप के एक्चुअली रिस्पॉन्स होते हैं। अब हम बात करते हैं जो आई थिंक आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन समझ में आ गया। ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिर्फ वर्ड से नहीं समझ में आएगा। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, किस चीज का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? ऑफ कोर्स आपके रिस्पॉन्स का कंट्रोल कैसे होता है, आपका जो रिस्पॉन्स होता है और जो रिस्पॉन्स होता है वो कंट्रोल कैसे होता है, और वो जो पार्ट कंट्रोल करने वाले हैं उनमें कोऑर्डिनेशन कैसा होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, हम बात करते हैं कि हमारी बॉडी में, स्पेशली एक ह्यूमन का मैं एग्जांपल लूँगा क्योंकि इंट्रोडक्शन है। तो हम प्लांट के बारे में भी बात करेंगे, एनिमल के बारे में भी बात करेंगे। नेक्स्ट वाले चैप्टर से एनिमल का या हम एनिमल के बारे में बात करते हैं, बट अभी फिलहाल इसमें मैं स्पेशली ह्यूमन के बारे में बता रहा हूँ। जैसे हमने कहा कि दो टाइप का हम रिस्पॉन्स करते हैं। एक होता है इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है, इमीडिएट रिस्पॉन्स, और सेकंड जो रिस्पॉन्स होता है वो होता है स्लो रिस्पॉन्स। हम दो टाइप का रिस्पॉन्स करते हैं, दो टाइप का रिस्पॉन्स हम कर रहे होते हैं, इमीडिएट रिस्पॉन्स एंड स्लो रिस्पॉन्स। जो इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है, अगर हम ह्यूमन में देखें जो इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है, तो वो नर्वस सिस्टम, उसको कौन कंट्रोल कर रहा होता है? हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है, नर्वस सिस्टम। और एक चीज याद रखें, जो इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है ये सिर्फ एनिमल में ही देखने को मिलता है, प्लांट में देखने को नहीं मिलता। जो स्लो रिस्पॉन्स होता है ये एनिमल प्लांट दोनों में देखने को मिलता है, बट इमीडिएट रिस्पॉन्स कैन बी ओनली सीन इन एनिमल। और हम ह्यूमन के बारे में बात करें तो ह्यूमन के पास क्या होता है? नर्वस सिस्टम होता है, किस चीज को परफॉर्म करने के लिए? इमीडिएट रिस्पॉन्स को परफॉर्म करने के लिए, इमीडिएट मूवमेंट को करने के लिए। और जो स्लो मूवमेंट होता है या स्लो रिस्पॉन्स होता है, दिस कैन बी परफॉर्म बाय बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो मैंने कहा कि हम ह्यूमन के बारे में बात कर रहे हैं। हम ह्यूमन जैसे स्लो रिस्पॉन्स है, हमारी बॉडी का ग्रोथ है, तो हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल उनको हम बोलते हैं केमिकल। जैसे ये नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है हमारे इमीडिएट रिस्पॉन्स को, और किस चीज को कौन रिस्पॉन्स जैसे, और स्लो रिस्पॉन्स को कौन कंट्रोल कर रहा होता है? हमारा एंडोक्राइन सिस्टम ह्यूमन में। बाकी अगर प्लांट में कॉमन वर्ड यूज किया जाए तो हार्मोनल सिस्टम जो होता है वो स्लो रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, को कंट्रोल करता है, और नर्वस सिस्टम हमारे इमीडिएट रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। तो नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम एंड प्लांट में जो हार्मोनल सिस्टम पाया जाता है उसके बारे में हम इस लेक्चर में बात करेंगे, इस चैप्टर में बात करेंगे। इस चैप्टर में देखते हैं कितने लेक्चर्स आते हैं, बट डिटेल में हम सारी चीज़ों को एक एक करके पढ़ने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है? ओके, तो सारी चीज़ों को आप अच्छे से पढ़िए, और एक इंट्रोडक्शन में और कोई चीज़ जिससे ऐड करनी रह गई हो तो आप ज़रूर उसको एक एज ए फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तो हम क्या करेंगे इस चैप्टर में, हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं नर्वस सिस्टम के बारे में, नर्वस सिस्टम के पार्ट्स के बारे में। हमें मालूम है नर्वस सिस्टम जो होता है उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमें ब्रेन स्पाइनल कार्ड के बारे में पढ़ना है, साथ ही साथ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमें एफरेंट नर्व्स, इफरेंट नर्व्स, जो नर्व्स होती हैं उनके बारे में पढ़ना है। उसी तरह से हम इनमें ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट्स में पाए जाने वाले हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम धीरे धीरे करके इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया, आपको मूवमेंट समझ में आ गया, आपको स्टिमुलस समझ में आ गया, रिस्पॉन्स क्या होता है, साथ ही साथ आपने जो मूवमेंट है उनके टाइप्स के बारे में भी समझा थोड़ा बहुत। अगर कोई कंफ्यूजन है तो ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं सारे लेक्चर को थोड़ा जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगा। और फिलहाल आज के लेक्चर बस इतना ही। थैंक यू सो मच।